पूरा जो विवाद है वो यहीं आकर बनता है, क्योंकि यूएन का जो मेन मोटिव था वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करना था। नमस्कार। भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आपने उसको ही इतने सालों से परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बनाया? भारत को वीटो पावर मिलने में दो तरफ से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाइना भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के खिलाफ, तो भारत इसमें चाइना के साथ डील कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह स्वागत करता हूं आपका पॉलिटिकल पंचायत में। आज हम दुनिया के सबसे बड़े इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए हमने जिन सोर्सेस का यूज किया है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूएन क्या है, कब बना, कैसे बना और क्यों बना। साथ ही साथ हम यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में भी जानेंगे। जिसको जो भी देखना है मैंने टाइम स्टैम्प्स में मेंशन कर दिया है, वो वहीं से देख सकता है। पर सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि लीग ऑफ नेशंस क्या है, क्योंकि यूएन को जानने से पहले लीग ऑफ नेशंस को जानना बहुत जरूरी है। 1914 से 1918 तक चले पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया। लाखों लोग मारे गए, अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गई। इसके बाद 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के नेताओं ने फैसला किया कि अब ऐसा युद्ध फिर कभी नहीं होना चाहिए। और यहीं से जन्म होता है लीग ऑफ नेशंस का, एक ऐसी संस्था जो शांति की उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन इतिहास में असफलताओं की कहानी बनकर रह गई। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने लीग का प्रस्ताव पूरी दुनिया के सामने रखा। उनका मानना था कि यह संस्था दुनिया के पहले विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने का काम करेगी। 1920 में लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एस्टैब्लिश किया गया और इसमें उस वक्त 42 देश शामिल हुए, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करना था, लेबर राइट्स को पूरी दुनिया में प्रिजर्व करना और पूरी दुनिया के हेल्थ और फूड पर ध्यान देना था। स्विट्जरलैंड में ही इसका हेडक्वार्टर इसलिए बनाया गया क्योंकि स्विट्जरलैंड ने पूरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड रखा था। इतने अच्छे ऑब्जेक्टिव होने के बाद भी इस लीग को सबसे बड़ा झटका किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने ही दिया, जब अमेरिका ने खुद इस लीग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। 1930 के दशक में दुनिया फिर से विनाश के रास्ते पर चल दी। जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और इटली ने इथियोपिया पर हमला किया। लीग इन सभी आक्रमणों को रोकने में नाकाम रही और जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया था कि लीग ऑफ नेशंस पूरी तरह फेल हो चुकी है। वो कहते हैं ना कि दुनिया उसकी शांति की बात मानती है जिसके पास ताकत होती है। लीग की सबसे बड़ी समस्या थी कि उसके पास उसकी सेना ही नहीं थी। तभी तो लीग के पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो जर्मनी, इटली और जापान जैसे बड़े देशों को रोक सके। साल 1946 में लीग ऑफ नेशंस को फॉर्मली बंद कर दिया गया। लीग ऑफ नेशंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका ऑब्जेक्टिव तो दुनिया बदलने का था, लेकिन वो दुनिया की एक खूबसूरत असफलता बनकर रह गया। पर यहीं से नक्शे में आता है यूएन का अस्तित्व। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर इन्वेजन से शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2। एक तरफ थी एक्सिस पावर जो थी जर्मनी, इटली और जापान, वहीं दूसरी तरफ थी एलाइज पावर जो थी फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना। बाद में इटली एक्सिस पावर को छोड़कर एलाइज पावर में ज्वाइन हो जाता है। जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करता है, जिसके जवाब में अमेरिका जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब से हमला करके बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से 2 सितंबर 1945 को जापान सरेंडर कर देता है और वर्ल्ड वॉर 2 यहीं पर समाप्त हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जान गई, दुनिया भर की इकोनॉमी बैठ गई, चारों तरफ बस तबाही के मंजर, भुखमरी और गरीबी रह गई थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी उस वक्त ही दुनिया के बड़े वर्ल्ड लीडर्स को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तभी अर्ली 1940s से ही एक ऐसे संगठन की मांग बहुत तेजी से होने लगी जो कि एक पोस्ट वॉर ऑर्गेनाइजेशन बनकर सामने आई, जिसकी वजह से 1941 से लेकर 1945 तक कई मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस हुए। जैसे 1941 का द डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस, जिसको लंदन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। फिर उसी साल 1941 में ही द अटलांटिक चार्टर सामने आया। अगले साल 1942 द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस हुआ। फिर 1943 मॉस्को एंड तेहरान कॉन्फ्रेंस हुई। फिर 2 साल बाद 1945 डम्बर्टन, ओक्स एंड याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई और फिर उसी साल 1945 सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह उभर कर सामने आई। अब जल्दी इन सारे मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस के बारे में जान जाते हैं, क्योंकि तभी हमको समझ में आएगा कि आखिर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बनने में आधा दशक का समय कैसे लग गया। जून 1941 में ब्रिटिश कैपिटल लंदन लगभग 22 महीने की वॉर, बॉम्ब और सायरन की आवाज से परेशान था।
उस वक्त लोग युद्ध से दूर पीस की तरफ देख रहे थे। उस वक्त लंदन में 9 देशों की एक्साइल गवर्नमेंट बेस थी। ये सभी 9 एक्साइल गवर्नमेंट और ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के रिप्रेजेंटेटिव साथ आकर एक डिक्लेरेशन पर साइन करते हैं, जिसका मेन मोटिव होता है किसी भी तरह की वॉर खत्म करनी चाहिए और ग्लोबली पीस की स्थापना होनी चाहिए। इसी डिक्लेरेशन को लंदन डिक्लेरेशन कहते हैं और जिस पैलेस में ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था उसका नाम था सेंट जेम्स पैलेस, जिसकी वजह से इसको द डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस भी कहते हैं। फिर उसी साल 14 अगस्त 1941 में यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल एक साथ आकर कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स लेकर आते हैं, जिसको द अटलांटिक चार्टर कहते हैं, जिसके अनुसार कोई भी देश अग्रेशन को फॉलो नहीं कर सकता, कोई भी देश अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड नहीं कर सकता, हर देश की जनता को हक होगा कि वो अपने देश की सरकार को चुन सके। इसके साथ ही साथ सी रूट्स पर कोई भी देश अपना हक नहीं जता सकता। फिर 1 जनवरी 1942 को 26 देश, जिसको ग्रैंड अलायंस कहते हैं, जो कि एक्सिस पावर के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, जिससे यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, ब्रिटेन जैसे देश शामिल थे, वो साथ आकर एक डिक्लेरेशन पर साइन करते हैं, जिसके अनुसार ये साफ कर दिया गया कि ये 26 देशों को सरकार प्लेज करती है कि ये युद्ध में अपना फुल रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, फिर चाहे वो मिलिट्री या फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो। इसके साथ ही साथ दुश्मन के साथ कोई भी देश पीस टॉक में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। और इसी साल डिक्लेरेशन को द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। इस ही डिक्लेरेशन में यूएसए प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस वर्ड का यूज किया था। फिर साल 1943 मॉस्को और तेहरान कॉन्फ्रेंस होती है। 18 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 1943 तक मॉस्को में यूएस, यूके, यूएसएसआर और चाइना के विदेश मंत्री साथ आकर प्रिंसिपल और बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पर यूएन पर डिस्कस करते हैं। फिर उसी साल 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, यूके प्राइम मिनिस्टर चर्चिल और यूएसएसआर लीडर जोसेफ स्टालिन तेहरान में साथ मिलते हैं, जो आज के वक्त ईरान है। उससे ये सभी लीडर्स मीटिंग करते हैं, जिसमें ये एक्सिस पावर को हराने के लिए जर्मनी के खिलाफ सेकेंड फ्रंट को खोलने का ऐलान करते हैं। अब 1945 में डम्बार्टन ओक्स और याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है। सबसे पहले डम्बार्टन ओक्स में कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें कुछ सीरियस स्टेप्स लिए जाते हैं यूएन के स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्रिंसिपल्स को लेकर, और फिर यही प्रपोजल को ग्रैंड अलायंस, जो कि 26 देशों को समूह था, उसको भेज दिया जाता है। डम्बार्टन ओक कॉन्फ्रेंस में एक चीज थी जिसको ऊपर कोई निर्णय नहीं हो पाया था, वो था सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग राइट्स को लेकर, जिसकी वजह से उसी साल 11 फरवरी को याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें सारे इश्यूज को एड्रेस कर लिया जाता है और अनाउंसमेंट की जाती है कि 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक फाइनल कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद यूएन ऑफिशियली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। लेकिन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस से ठीक 13 दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की सडन डेथ हो जाती है। उस वक्त अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, जो आगे चलकर प्रेसिडेंट बन गए, हैरी ट्रूमैन ने जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और कॉन्फ्रेंस को उसी डेट पर ऑर्गेनाइज किया। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 51 देशों को इनविटेशन भेजा गया था। ये वही 51 देश थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और जापान के खिलाफ थे। इन 51 देशों में से 50 देशों ने यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन पर साइन कर लिया। जिस एक देश ने साइन नहीं किया वो था देश पोलैंड, क्योंकि पोलैंड में उस वक्त इलेक्शन चल रहे थे। 28 जून को पोलैंड में सरकार बन जाती है और 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड भी डिक्लेरेशन पर साइन कर देता है, और इसके साथ ही पोलैंड 51st ऑफिशियल मेंबर बन जाता है। और इसके साथ 24 अक्टूबर 1945 को फाइनली यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हो जाती है। हर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली काम करने के लिए प्रिंसिपल ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। यूएन के भी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब बात करते हैं यूएस के फेमस जनरल असेंबली के बारे में। जनरल असेंबली यूएन का मेन पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। इसमें टोटल 193 कंट्रीज हैं, जो इसे दुनिया का एक ऐसी बॉडी बनाता है जहां हर कंट्री की वॉइस सुनी जाती है। हर साल सितंबर में सारे यूएन मेंबर्स जनरल असेंबली हॉल में न्यूयॉर्क में मिलते हैं एनुअल जनरल असेंबली सेशन के लिए। यहाँ पर जनरल डिबेट होती है, जिसमें कई हेड्स ऑफ स्टेट अपने स्पीचेस देते हैं और दुनिया के इंपॉर्टेंट इश्यूज पर अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। हर साल जनरल असेंबली अपना
प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं जो 1 साल के लिए ऑफिस में काम करते हैं। ये प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने और सेशंस को लीड करने का काम करते हैं। अभी फिलहाल फिलिमन यांग जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं जो कि जून 10, 2024 को इलेक्ट हुए थे। इतना बड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद जनरल असेंबली में 3 ऐसे देश हैं जो मेंबर नहीं है, जो कि है ताइवान, कोसोवो और वेटिकन सिटी। ताइवान और कोसोवो को जब भी मेंबर बनाने की बात होती है तो कभी चाइना तो कभी रशिया वीटो लगाकर उनकी मेंबरशिप को रोक देता है। और बात करें वेटिकन सिटी की तो ये देश है ही इतना छोटा कि इसको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली, लेकिन हाँ ये एक ऑब्जर्वर मेंबर की तरह यूएन के साथ जुड़ा है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, जो कि एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि यूएन के बाकी सभी ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर यूएसए में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेन काम है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करना। ये कोर्ट उन केसेस को जज करता है जो कंट्रीज के बीच में होती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में सब रूल्स और रेगुलेशन डिफाइन किए गए हैं जिनके तहत ही कोर्ट अपना काम करता है। अब जानते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को, जो कि यूएन की एक प्रिंसिपल बॉडी है जिसका काम है पॉलिसी रिवाइव करना और पॉलिसी डायलॉग चलाना, स्पेशली इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज के अराउंड। इस काउंसिल का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है जो इंटरनेशनली डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करना है। इस काउंसिल में 54 मेंबर्स हैं जो जनरल असेंबली के जरिए इलेक्ट किए जाते हैं। ये मेंबर्स 3 ईयर टर्म्स के लिए चुने जाते हैं। ये काउंसिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। यहाँ पर डेवलपमेंट के नए तरीके और सॉल्यूशंस डिस्कस किए जाते हैं जिससे दुनिया भर में बेटर फ्यूचर क्रिएट हो सके। अब बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल की, जो कि 1945 में यूनाइटेड नेशंस चार्टर के चैप्टर 12 के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पस था 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को इंटरनेशनल सुपरविजन प्रोवाइड करना। ये टेरिटरीज ऐसे एरियाज थे जिनको सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस के लिए प्रिपेयर करना था, और ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम था ये इंश्योर करना कि इन टेरिटरीज के लिए एप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जाएं। साल 1994 तक सारे ट्रस्ट टेरिटरीज ने सेल्फ गवर्नमेंट या फिर इंडिपेंडेंस अटेन कर ली। इसलिए 1 नवंबर 1994 को ट्रस्टीशिप काउंसिल के ऑपरेशंस को खत्म कर दिया गया। द सेक्रेटरीट, जो यूएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें शामिल होते हैं सेक्रेटरी जनरल से लेकर यूएन के काम करने वाले हजारों कर्मचारी। अब यूएन कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, तो इन लोगों का काम होता है कि सारी चीज़ों को ऑफिशियली पेपर वर्क तैयार करना, उनको सही से स्टोर करना। सेक्रेटरी जनरल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होते हैं। उन्होंने जनरल असेंबली अपॉइंट करती है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और वो 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। इस वक्त यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है। सेक्रेटरी जनरल सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं है, बल्कि उनका मेन काम है दुनिया के सभी लोगों का एडवोकेट बनना, स्पेशली उन लोगों का जो गरीब और वल्नरेबल हैं। आज तक एक भी इंडियन सेक्रेटरी जनरल नहीं रहा है। अब जानते हैं यूएन के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में, जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। इस काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स जो कि हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जिनकी मेंबरशिप 2 सालों के लिए होती है। अब भारत की तरफ से पूरा जो विवाद है वो यहीं आकर बनता है, क्योंकि यूएन का जो मेन मोटिव था वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करना था, और भारत अपने पक्ष रखते हुए बोलता है कि भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आपने उसको ही इतने सालों से परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बनाया है। अब भारत परमानेंट मेंबर क्यों बनना चाहता है, तो इसका जवाब बहुत सीधा सा है, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स को एक पावर मिलती है जो कि होती है वीटो। अब वीटो का यूज करके कोई भी देश अपने खिलाफ होने वाले फैसलों को रोक सकता है। अभी फिलहाल भारत को वीटो पावर मिलने में 2 तरफ से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ यूएसए और ब्रिटेन कहते हैं कि भारत को परमानेंट मेंबर तो बन जाना चाहिए, लेकिन भारत को वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए। इसके जवाब में भारत कहता है कि पहले परमानेंट मेंबर तो बनाओ, वीटो तो बाद में देख लेंगे। और दूसरी तरफ चाइना भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के खिलाफ है। चाइना चाहता है कि वो पूरे एशिया का एक लौता परमानेंट मेंबर बन के रहे। इसका भी एक रास्ता है, वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है
मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम MTCR, जिसका मेन काम दुनिया की घातक मिसाइलों की बिक्री पर निगरानी करना है। और भारत MTCR का परमानेंट मेंबर है, जिसमें चाइना परमानेंट मेंबर बनना चाह रहा है। तो भारत इसमें चाइना के साथ डील कर सकता है कि आप हमें UN में परमानेंट मेंबर बनने का मदद करें, हम आपको MTCR में परमानेंट मेंबर बनने में मदद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या भारत को वीटो पावर मिल सकती है, और अगर मिल सकती है तो कैसे मिल सकती है। मिलेंगे जल्दी आपसे एक और वीडियो के साथ किसी और टॉपिक को आसान भाषा में समझाते हुए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।